आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज आपसे हम जब वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को भारी बहुमत हासिल हुई थी और लगभग 80 सीट जो है तृणमूल कांग्रेस को भी मिली थी। तो जाहिर सी बात है ये बम्पर मेजॉरिटी जो बीजेपी को मिली उसी के मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, जो किसी ज़माने में ममता बनर्जी के साथ थे और उनकी कैबिनेट में थे। लेकिन हालात बदले, वो बीजेपी में गए और ममता बनर्जी को 2 बार उन्होंने हराया। तो ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि मतलब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा नाम है, बड़ी मकबूलियत भी है, लेकिन उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ने जो है उन्हें 2 बार हराया और अच्छे खासे मार्जिन से हराया। ये बड़ा सरप्राइजिंग रहा है। बहरहाल ममता बनर्जी की ऐसा लगता है कि और परेशानियां बढ़ने वाली हैं। उनके 80 एमएलए में से जो है लगभग 60 एमएलए ने जो है बगावत कर दिया है और एक तरह से तृणमूल से अलग हो गए हैं। और वहाँ वेस्ट बंगाल की असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्हें मतलब जो है एक अलग ग्रुप को एक्सेप्ट करने के लिए कहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो बनाने के लिए कहा है और स्पीकर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और वो 60 जो अभी 58 हैं, 60 में से वो एक को लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वेस्ट बंगाल असेंबली का बना दिया। ममता बनर्जी जो मीटिंग ली थी उसमें केवल 20 एमएलए जो है वो शरीक हुए थे, बाकी 16 एब्सेंट रहे। और ऐसा माना जा रहा है कि आधे से ज़्यादा एमपीज़ भी जो है वो पाला बदल सकते हैं और जो है वो बीजेपी में जा सकते हैं। ये मतलब जो हार और जीत तो इलेक्शन में होता रहता है, लेकिन ये जो तरीका जो मतलब रहा है कि पहले आपने देखा होगा महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे को जो है किनारे कर दिया गया और शिंदे को जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उसी तरीके से जो है अब बंगाल में भी दिख रहा है कि पार्टी को जो है, क्योंकि अब मतलब जो है दल बदल का कानून के तहत किसी भी पार्टी में जब तक नहीं 2/3 बहुमत से लोग अलग होते हैं उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है 60 अलग हुए हैं तो 2/3 से ज़्यादा है। तो इसमें जो है ममता बनर्जी की परेशानियां बढ़ेंगी। ममता बनर्जी के साथ एक मतलब जो है माइनस पॉइंट ये है कि उनकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई है। अब वो 5 साल के बाद ही चुनाव होंगे असेंबली के, और आपके जो है लोकसभा के चुनाव भी अभी करीब नहीं, वो भी 2027-29 में होंगे। तो ये जो मसला रहेगा ममता बनर्जी के साथ, वो बड़ा क्रिटिकल और टिपिकल है। कितना फाइट कर पाएंगी, क्योंकि जो पार्टी वहाँ सत्ता में है वो केंद्र में भी सत्ता में है और उनको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा अपनी बातों को कहने का या अपना विरोध करने का। जैसा हमने कहा कि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है। अनऑफिशियल जो सेकंड कमांड है उसमें भी अभिषेक बनर्जी, उन पर भी हमला भी हुआ था, लेकिन वो ममता बनर्जी की जगह नहीं ले सकते, ना तो पॉपुलैरिटी में। ये ममता बनर्जी का एक नेशनल स्टेचर था, वो केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं, पार्लियामेंट की मतलब सदस्य भी रह चुके। वैसे तो अभिषेक बनर्जी भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं, लेकिन मतलब जो है ममता बनर्जी का जो फाइटिंग स्पिरिट था, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो
स्टेट लेवल पे हो, उन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टी को जो है वो धूल चटाया और उसे हराया, उससे फाइट करके। लेकिन अब राजनीति बहुत कुछ बदल चुकी है। अब वो पहले वाली राजनीति नहीं। अब लोग रोड पे विरोध करने से भी डरते हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये 60 जो एमएलए अलग हुए हैं, उन पे ज़्यादातर जो है वो सीबीआई और ईडी की जो है इंक्वायरी चल रही है। कुछ पे तो चल रही है और कुछ पे जो है अगर नहीं किए, दाएं बाएं किया तो उन पे शुरू कर दी जाएगी। ये जो एक हथकंडा जो अपनाया जा रहा है भारतीय राजनीति में, ये एक नया तरीका कि तो पार्टी को तोड़ दो कि वो ऐसा तोड़ो कि वो संभल ही नहीं पाए। जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में है, उसमें ऐसा तोड़ा कि वो अभी भी संभल नहीं पाए। और वही हश्र जो है ममता बनर्जी का होने वाला है कि 2/3 से ज़्यादा एमएलए जो है उनको तोड़ दिए। अब ममता बनर्जी को भी नई शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा हमने कहा कि एज जो है उनके फेवर में नहीं। वो 5 साल तक संघर्ष करें, फिर 5 साल के बाद असेंबली का चुनाव हो, ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। इसमें बड़ा कैलकुलेशन करके, क्योंकि अब ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं है, राज्य की पुलिस भी नहीं है, केंद्र तो जाहिर सी बात है ही नहीं। तो उनको जो है मोबिलाइज करना लोगों को, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद पे जिस तरह से भी लोगों ने वोट दिया है, उसको वापस अपनी तरफ लाना, ये ममता बनर्जी के लिए आसान काम नहीं। और बीजेपी की एक नीति ये रही है कि जो आज कल जो दबंग टाइप के जो एमएलए हैं, शुभेंदु अधिकारी पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आप देखिएगा हेमंत जो है असम के, उन पे तो खुद ही बीजेपी ने कहा कि उन पे 20 जो है करप्शन के चार्जेज हैं। आप बिहार के देखिए, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, उन पे भी कई तरीके के केसेस हैं जो खुले आम जो पब्लिक डोमेन में है। और इसीलिए देखिएगा कि बिहार में भी मतलब जो है वाक़यात इधर उधर होने लगे। कांग्रेस और बीजेपी में एक मेजर जो फ़र्क नज़र आ रहा है कि पहले जो कांग्रेस की हुकूमत होती थी तो कम से कम चीफ मिनिस्टर जो होता था एक लोकप्रिय व्यक्ति होता था। अब मोटे तौर पे, ये तो हम नहीं कहते बेदाग, लेकिन मोटे तौर पे उनकी छवि साफ रहती थी। ऐसा पहले बीजेपी में भी हुआ कि पहले जो बीजेपी जो चीफ मिनिस्टर भी बनाया है वो कई लोग समझदार लोगों को बनाया, लेकिन अब ट्रेंड जो है चेंज हो गया। अब चीफ मिनिस्टर ऐसे लोगों को बनाया जा रहा जो दबंग टाइप के, कि आपको डरा के धमका के अपोजिशन वाले की आवाज़ को बंद करके आपने प्रशासन चलाना। ना कोई विपक्ष उनका विरोध कर पाए, ना उनकी आलोचना कर पाए, और ना कोई सरकार में लोगों को डर, लोग रोड पे ना आए, अपोजिशन भी डरी हुई, और सबको जो है एक ही हथियार है। तो अजीब इंडियन पॉलिटिक्स की हालत ये हो गई है कि आप देखेंगे कि स्टेट का जो प्रशासन वो कई राज्यों में जो है उससे सामाजिक एक
तनाव सा रहता है। अब कोई सरकार बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो एक पार्टी बनाती है, विपक्ष में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन जब आप चीफ मिनिस्टर बन गए तो आपको सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों का यही तकाजा है। ये नहीं कि जिसने वोट दिया है उसके फेवर में काम करेंगे और जिसने वोट नहीं दिया है वो नज़रअंदाज करेंगे। तो एक बहुत बड़ी सोसाइटी जो है, लगभग 50% से ज़्यादा लोगों ने आपके खिलाफ वोट डाला है, तो क्या आप सारे उनके खिलाफ हो जाएंगे? ये जो एक सिचुएशन पैदा हुई, ये अलग बात है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको या उसके लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन आप दूसरे मतलब जो है पॉलिटिकल पार्टी के या दूसरे समुदाय के लोगों को इग्नोर करके आगे नहीं जा सकते। इग्नोर करेंगे तो जाहिर सी बात फिर सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। वही हाल होगा जो हिंदुस्तान का हुआ कि कुछ राज्य आगे निकल गए और कुछ पीछे रह गए। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान का जो है बैलेंस डेवलपमेंट नहीं है। तो वही किसी राज्य में भी अगर यही प्रवृत्ति रहती है कि कुछ लोगों को इग्नोर किया जाता है या उनको साइड लाइन किया जाता है, तो राज्य का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। किसी भी देश या राज्य के संपूर्ण विकास के लिए आप सभी वर्ग समुदाय को लेकर चलना पड़ेगा, और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी यही तकाजा है। बहरहाल आने वाले समय में ममता बनर्जी क्या करती हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्पेस और स्कोप दिखता नहीं, क्या करेंगे? क्योंकि थम्पिंग मेजॉरिटी से बीजेपी ने वहाँ सरकार बनाई है। बिहार में जो है नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जो है सजा के जो है प्लेट में सजा के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे दी। नीतीश कुमार की छवि काफ़ी अच्छी थी, हालांकि मुस्लिम समुदाय में भी, लेकिन वो जाते जाते जो है अपनी छवि को इतनी ख़राब कर ली। वो मेंटल हेल्थ तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा जो है जो करके गए हैं वो बहुत सारे लोग जो है उसे भूल नहीं पाएंगे। आप राज्यसभा में जाके बैठ गए, सरकार की कमान किसी और को संभाल दे दी, वोट अपने नाम से लिया, सरकार किसी और की बनवा दी। बहुत ज़्यादा for 85-89 का डिफरेंस है। और ये क्योंकि सम्राट चौधरी की खुद भी छवि बहुत अच्छी नहीं, क्लीन नहीं। कितने पढ़े लिखे हैं भाई, उस पर तो हम नहीं जाएंगे, जो वो चर्चा हो गई, लेकिन उनकी बातों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बिहेवियर से आप नोट करें जब वो बात कर रहे हो, हमेशा ऐसा लगता है कि धमकाने वाली भाषा बोल रहे हैं। ये किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को का ऐसा बिहेवियर जो है, एक सम्मानीय पद होता है मुख्यमंत्री का, एक तरह से हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो उसको मतलब उस कुर्सी की गरिमा भी रखनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, हिमंता विश्वास हो या जो है आप असम के मुख्यमंत्री हों या जो है बिहार के मुख्यमंत्री हों या सबके मुख्यमंत्री हों। लेकिन अब वो दौर रहा नहीं। राजनीति का मिजाज इतना तेज़ी से बदला है कि इसमें कोई नैतिकता नाम की तो चीज़ रही नहीं, ना कोई प्रजातांत्रिक मूल्यों की शपथ लेते हैं कि हम किसी भी द्वेष भावना ईर्ष्या से काम नहीं करेंगे, और पब्लिकली बोलते हैं कि हम इस कम्युनिटी का नहीं,
काम करेंगे हम इसको। शपथ ले रहे हैं, संविधान की शपथ ले रहे हैं कि भय अनुराग के बिना, ईर्ष्या के बिना हम काम करेंगे। लेकिन इनकी भाषा देखिए, यानी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो शपथ क्या होता है? एक तरह से कसम होती है। आप संविधान की कसम लिखते हैं ये कि हम किसी भी भय अनुराग के बिना काम करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, ये शपथ। लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद, शपथ लेने के बाद, ये सब एक किताबी बातें रह जाती हैं। इनकी बोली, इनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके काम करने के तरीक़े, उसको डराओ, उसको धमकाओ, उसको दबाओ, उसको बंद करो, उसको ये। बहरहाल आने वाले समय में सबसे ज़्यादा नज़र जो है वो ममता बनर्जी की रहती है, रहेगी। लेकिन जैसा हमने कहा आपसे कि उनके पास ना तो उनके साथ समय है, ना कोई स्पेस है और ना कोई स्कोप है। लेकिन फिर भी देखिए उस अपनी पार्टी को किस तरह बचा पाती हैं या उसको आगे बढ़ा पाती हैं, वो देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतनी, फिर आगे आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।